तो चलो अर्थ के बारे में कोई मज़ेदार चीज़ जानते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपने सोचा है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ें कौन सी हैं आज के ज़माने में। डायनासोर्स भाई गए, आज के ज़माने में आज की डेट तक मतलब है कि जितनी भी स्पीशीज़ इस दुनिया में रहती हैं उनमें से सबसे कम्प्लेक्स और सबसे बड़ी स्पीशी कौन सी है। तो अगर आपने सोचा है तो ये एक स्पीशीज़ जिसका नाम है कोरल रीफ। अब ये क्योंकि एक सिंगल स्पीशी नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स और बहुत सारे और ऐसी चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स मिलके एक कॉलोनी बना देते हैं जो कि भाई लाखों किलोमीटर तक फैल जाती है। अब ये एक एनिमल नहीं होता या कोई एक ख़ास स्पीशी नहीं होती तो आखिरकार इतना बड़ा बड़ा कैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो होता क्या है कि इतनी नीचे समंदर के इतने नीचे जब ये एनिमल्स एक दूसरे के साथ साथ मिलते हैं तो इनका एक ख़ास स्केलेटन बन जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बनता है, जो कि इन तमाम एनिमल्स को एक ही जॉइंट स्ट्रक्चर में भाई चिपका देता है आपस में। और ये एनिमल की बात मैं कह रहा हूँ, ये कोई एनिमल वो नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं कोई उड़ता हुआ एनिमल, कोई फिश वगैरह। ये एनिमल्स दिखते नहीं हैं। ये इन एनिमल्स का एक ख़ास नाम होता है जिनको हम कोरल पोलिप्स या कोरल पोलाइप्स कहते हैं। अब ये एनिमल्स आपको चलते फिरते नहीं दिखते, ये एक ही जगह स्टिल रहते हैं और ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, इतने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि अगर आप भाई स्पेस से भी कोई पिक्चर देखें अर्थ की और ज़रा ओशन में ज़रा फोकस करें तो आपको ये कोरल रीफ साथ दिखेंगे। और ये बड़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाते हैं और खूबसूरती के अलावा ये एक ख़ास इकोसिस्टम भी अपना बना लेते हैं। यानी कि अगर कोरल रीफ्स अगर ख़त्म हो जाएं जो कि हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो कि इन पर डिपेंड करती हैं वो भी साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। ये दूसरी चीज़ बड़े मज़े की है भाई कि अगर आपने कभी नोट किया हो कि हमारे यहाँ पर ज़लज़ले क्यों आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स आखिरकार किसकी वजह से होता है, तो आपको एक चीज़ कभी ना कभी डाउट हुआ होगा कि अर्थ अगर एक प्रॉपर 100% सॉलिड होता तो इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स तो इम्पॉसिबल थी और ये हो भी नहीं सकता था कि एक चीज़ बिल्कुल ही सॉलिड और उसके ऊपर चीज़ें मूव करें जब तक कि आप खुद ना मूव करवाएं। तो आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ से रिसर्च हुई और पता चला कि जो अर्थ है वो एक 100% सॉलिड नहीं है, ये एक सेमी सॉलिड है। ख़ास तौर पे जो इसकी इंटीरियर लेयर्स हैं, ऊपर जो मेंटल है वो तो काफ़ी हद तक सॉलिड है, लेकिन उसके नीचे जो जितनी भी लेयर्स हैं वो बहुत कम सॉलिड हैं और साथ लिक्विड भी हैं। तो इनको एक नाम दिया गया है सेमी सॉलिड, यानी कुछ हद तक लिक्विड और कुछ हद तक सॉलिड होते हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर प्लेट्स होती हैं हमारे अर्थ की वो मूव करती हैं और इसी तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि हमारा जो अर्थ है वो एक एक्चुअली जेली की तरह है अगर ख़ास तौर पे हम अपने इंटीरियर में देखें। तो ये फैक्ट उन लोगों के लिए जो कि सोचते हैं कि यार दुनिया में सबसे मुश्किल रहने की जगह कौन सी हो सकती है। ये एक अंटार्कटिका है, एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिका। ये आपने देखा भी होगा, इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन यार इसके बारे में कोई मज़ेदार चीज़ आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि ठंड आप भूल जाएंगे या कोई और ही इसको नाम दो। ये इसका अगर साइज़ की बात करें तो ये ग्रीनलैंड से ऑलमोस्ट 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गिर जाता है। ये माइनस की मैं बात कर रहा हूँ और -89 डिग्री सेंटीग्रेड में रहना एक्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर कोई यहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह कोई रिसर्च करना भी चाहते हैं तो उनको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं जो कि भाई किसी और दिन बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर साइंटिस्ट किस तरह रहते हैं। तो इस एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर सारे ऑक्सीजन लेवल्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं। वैसे एक्चुअली कोई ख़ास अंटार्कटिका में रिसर्च नहीं कर सके क्योंकि यहाँ इतनी ठंड है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितनी भी मशीन है भाई वो काम नहीं करती। और जाहिर सी बात है भाई 0 डिग्री पे तो बर्फ़ जम जाती है, -89 पे तो आप खुद आइसक्रीम बन जाओगे। अच्छा, यहाँ पर मज़े की चीज़ यहाँ पर ठंड भी है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो इतनी तेज़ है कि आप भी साथ उड़ जाओगे सुपरमैन बन के। यहाँ पर हवाओं की स्पीड कितनी है मैं आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है हवाओं की अगर हम अंटार्कटिका में देखें, जो कि भाई एक बहुत बड़ी स्पीड होती है। ये इतनी तेज़ स्पीड है कि अगर आप यहाँ पर खड़े हों तो आप उड़ ही जाएंगे सीधा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक स्पीड भी है हवा की। दूसरी बात है क्योंकि हवा के अंदर इतना मॉइस्चर है तो वहाँ पर हवा एक्चुअली कुछ हैवी भी है, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर है, लिक्विड के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने हथौड़ा मारा है इतनी स्पीड से। अब ये ठंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अंटार्कटिका के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो जितना भी स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट आइस का बना हुआ है। 70% तो भाई आइस का ही बना हुआ है अंटार्कटिका। नीचे थोड़ी सी एक लैंड की लेयर है, ऊपर जितना भी आप लैंड देख सकते हैं वो सिर्फ आइस ही है। और अगर हम बात करें कि कितने % ये आइस हमारे अर्थ को बनाती है, तो 70% आइस हमारे अर्थ का जो है, अर्थ की जो आइस है वो अंटार्कटिका में पाई जाती है। और जो
जो बाकी आइस है वो बाकी कहीं पर पाए जाते हैं, जैसे कि आमतौर पे माउंटेन्स हैं जैसे हिमालयाज़ वगैरह, तो वहाँ पर कुछ कुछ माउंटेन्स पे आइस पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि कितने मिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स अगर हम वॉल्यूम देखें आइस का तो कितना पाया जाता है, तो ऑलमोस्ट भाई 30 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ आइस पाया जाता है अंटार्कटिका पे अकेला, जो कि भाई इतनी बड़ी लैंड तो है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप रह नहीं सकते। अगर आपको ये ज़मीन मिल भी जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, अपने आइसक्रीम ही बनना है ना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।